नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि चेस्ट और एब्डोमेन से कैसे बाल निकाले जाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसको निकालने की क्या प्रक्रिया है। इनको निकाल करके हम सर पर लगा सकते हैं। चेस्ट से बालों की जड़ों को निकाला जाता है और उन जड़ों को सिर पर, जहाँ पर गंजापन होता है या जहाँ पर आवश्यकता होती है, वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, चेस्ट एफयू ओवरव्यू। बॉडी में हमारे बहुत सारे बाल होते हैं, जैसा आप इन सज्जन के साथ देख रहे हैं। 5 मिलियंस हेयर होते हैं प्रायकर, लेकिन वो बहुत ही बारीक रहते हैं, जिनको विलस हेयर या बेबी हेयर कहते हैं। और एंड्रोजन, जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तब चेस्ट, एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटीज़ के बाल टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो सज्जन हैं, इनका जो फोटोग्राफ दिखाया गया है, ये प्रायकर सब लोगों में इतने बाल नहीं होते। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर जी को देखेंगे तो वो भी काफ़ी हेयरी पर्सन है, लेकिन फिर भी कई लोगों में आपको चेस्ट और एब्डोमेन पे काफ़ी अच्छे बाल मिल जाते हैं। और इन बालों का उपयोग हम सिर पर गंजेपन के लिए कर सकते हैं। ऐसा क्यों करने की आवश्यकता है? प्रायकर हम सर के पीछे से बाल लेते हैं, लेकिन यदि उनकी संख्या कम पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में चेस्ट, एब्डोमेन और बियर्ड से लेते हैं। पहली प्राथमिकता सिर के पीछे की होती, दूसरी प्राथमिकता बियर्ड की होती, और उसके बाद में चेस्ट और एब्डोमेन से होते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें बाल कैसे लिए जा सकते हैं। ये इस क्वालिटी के हेयर होने चाहिए। अब इसमें एरिया को मार्क कर दिया जाता है। जिन लोगों के चेस्ट से बालों के लेने की प्लानिंग होती है, उनको 15 दिन पहले रेजर से, ट्रिमर नहीं, रेजर से क्लीन शेविंग करनी होती है, जिसके बाद में जो बाल ग्रो होते हैं वो सिर्फ एनाजन हेयर होते हैं। जिस रोज हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस रोज भी हम इनके शेविंग करते हैं। 2 mm लॉन्ग इन हेयर्स को रखते हुए ट्रिम कर देते हैं, और फिर उसके बाद में एक प्राइलॉक्स जेली, लोकल एनेस्थीसिया की जेली लगा दी जाती है, जिससे कि पूरा एरिया नम हो जाता है। उस जेली को उसी के साथ में पॉलीथीन की छोटी छोटी शीट आती है, या तो आप उससे कवर कर सकते, और नहीं तो फूड को जो रैप करने वाला पॉलीथीन आता है उससे भी आप इसको रैप कर सकते हैं। 1.25 घंटे बाद इस जेली को हटा लिया जाता है, क्लीन किया जाता है, और उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। उससे दर्द कम होता है। ये आप देख रहे हैं कि हम 2 पर्सन, मैं और डॉक्टर सीमा गर्ग, दोनों बालों की जड़ें निकाल रहे हैं। ये चेस्ट से बालों की जड़ों को निकालने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी होती है। इनकी डेंसिटी प्रायकर बहुत कम होती है। इनमें आप देख रहे हैं प्रायकर एक ग्राफ में एक बाल की जड़ होती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी जड़ों में 2-2 थी। चेस्ट की बालों की जड़ें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, कि ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इनको बहुत ही धीरे धीरे निकालना होता है। प्रायकर सर्जन, मैं या डॉक्टर सीमा गर्ग, दोनों निकालते हैं, बट हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो काफ़ी सीनियर है, वो भी साथ में निकालते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालों की जड़ें बाहर सूख तो नहीं रही है, इसलिए कंटिन्यूस सलाइन का इरिगेशन किया जाता है। ये जड़ें बहुत डेलिकेट होती है और स्टीमिया के सेंसिटिव होती है, इसलिए हम इनको प्लाज्मा या पीआरपी सॉल्यूशन में रखते हैं, और जिससे कि इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और फिर उसके बाद में इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। प्रायकर हमारे सेंटर पे चेस्ट बालों की जड़ों को तुरंत लगा दिया जाता है। साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन किया जाता है। इसके अंदर बालों की जड़ों को तुरंत निकाला और तुरंत लगा दिया। अभी आप देख रहे हैं कि इन जड़ों को यहाँ से 2 जने निकाल रहे हैं, और यहीं से जड़ें
प्लाज्मा में डिप करने के बाद में यहाँ पर सप्लाई कर दी जाती है। जो इम्प्लांटेशन की टेक्निक है, नो टच टू रूट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जड़ें डेलिकेट होती है और डेलिकेट होने के कारण इन जड़ों को कहीं से भी छुआ नहीं जाता है, सिर्फ बाल को पकड़ करके इम्प्लांट कर दिया जाता है। नो टच टू रूट स्टिक एंड प्लेस टेक्निक है, जिसके अंदर पहले स्लिट बना दिए जाते हैं और इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। अतः साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन से, प्लाज्मा में रखने से या पीआरपी में डिप करने से और नो टच टू रूट टेक्निक्स के कारण इन बालों की जड़ों को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है, स्टीमा टाइम बहुत कम हो जाता है और स्टेम सेल प्रिजर्व रहते हैं। इस कारण से ग्रोथ जल्दी होती है और बेहतर रिजल्ट आते हैं। ये जो बाल हैं, चेस्ट से जो बाल निकलते हैं, पूर्णतया मैच नहीं होते हैं। ये आप देख रहे हैं एब्डोमेन से निकाली गई बालों की जड़ें हैं और ये चेस्ट से निकाली गई बालों की जड़ें। इसमें भी दो दो है, ये सिंगल है, इसमें दो है। इसमें एब्डोमेन वाली में काफ़ी फैट होता है, पेरीफॉलिकुलर फैट होता है, तो ये रोबोस्ट होती है, अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है और चेस्ट की भी अच्छी होती है। आप देख रहे हैं कितना फैट है इसके अंदर। इसके अंदर 0.8 mm अल्ट्रा शार्प सेरेटेड पंच का हम इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी 0.9 mm फ्लेयर्ड या हाइब्रिड पंच का भी उपयोग करता हूं, जिनमें कि बालों की जड़ें ज़्यादा कर्व्ड होती है, जिससे कि ट्रांसेक्शन कम हो जाता है। ये आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये ऑपरेशन से पहले और ये ऑपरेशन के बाद है। ये सज्जन 63 इयर्स के थे और हेयर पैच का उपयोग करते थे। हमने इनका 4 दिन हेयर ट्रांसप्लांट किया, पहले 2 दिन, उसके 4 महीने बाद फिर 2 दिन किया और चेस्ट से, एब्डोमेन से, स्कैल्प से और बियर्ड से करीब 6,500 से ज़्यादा बालों की जड़ों को निकाल के हमने इनके सिर पे लगाया और आप देख सकते हैं परिणाम आपके सामने है। ये साइड व्यू है, आप देख सकते हैं। ये हेयर पैच लगाते थे, है ना, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले और हेयर ट्रांसप्लांट। ये पूर्णतया अब संतुष्ट हैं और अभी आप इनके स्वयं से आप सुनेंगे, इनका स्वयं इन्होंने अपना बताया कि ये किस अवस्था से गुजरे और इनको अब कैसा लगा। इनके स्वयं के शब्दों में ये आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने फीडबैक दिया है और आप चाहे तो इसको स्कैन करके इनका आप जो टेस्टिमोनियल है वो आप सुन भी सकते हैं। अब ये आपका स्वयं, आप उनसे बात करिए, ये आपको बता देते हैं। उमाशंकर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। हम चाहते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और इसको लेके आम जनता में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो जो दर्शक हैं इस वीडियो को, ये इस उद्देश्य से हम आपसे बातें कर रहे हैं जिससे लोगों को ये पता लगे, जो बाल उगाना चाहते हैं, कि ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर सेफ है, इसमें ब्रेन में, आँखों में या कान में, सुनने में कोई तकलीफ नहीं होती है, इसके कारण कोई कैंसर नहीं होता है और इसमें बहुत दर्द होता है। इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो उमाशंकर जी आप बताएंगे, आपका हेयर ट्रांसप्लांट से पूर्व आपकी स्थिति क्या थी? ऐसा डॉक्टर साहब, मैं पिछले करीब 4-5 साल से टोटल मेरे बाल चले गए थे, केवल साइड में थे। अच्छा। उनकी भी थोड़ी डेंसिटी हालांकि कमी थी और मैंने कई जगह चर्चा भी की थी, दिखाया भी था, तो उन्होंने कहा इसकी भी डेंसिटी कम है तो नहीं आ पाएंगे। और कुछ लोगों ने कहा एज फैक्टर भी है, ज़्यादा एज में भी दिक्कत जाती है। मैं करीब 4-5 साल तक उस पर बहुत थिंकिंग किया, क्योंकि वीक के एडवर्टीजमेंट आते थे, उनमें दिखाते थे कि किस तरह सुई टोवा करके और कैसे खून निकलता है, तकलीफ होती है, कितना ये कष्टदायक होता है और सारी चीज़ें, मतलब उससे भी थोड़ा सा डर लगता था। और जैसे आपने बताया, लोग विभिन्न बीमारियों का और इनका कहते हैं कि इससे ये हो जाता है और वो हो जाता है, सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के फिर जब मैंने आपके और भी पुराने केसेस देखे तो मुझे लगा कि करा लेना चाहिए और आपके पास आया। आपने कहा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी डेंसिटी है, जितने निकाल करके हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो उमाशंकर जी, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बाल नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं थे।
यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल भी बाल नहीं थी। और जो डोनर एरिया है उस पर भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसमें भी ज़्यादा नहीं थी। अन्य लोगों ने आपको कहा था कि आपका ट्रांसप्लांट सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि डोनर के बाल कम है, डोनर एरिया में बाल कम है। लेकिन डॉक्टर गर्ग ने आपको देखा, आपकी बियर्ड देखी और चेस्ट के बाल देखे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट हो सकता है और उम्र का इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं थी। उम्र ज्यादा होने के बावजूद कोई रुकावट नहीं। तो पहली बार जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ उस वक्त आपके कहाँ से बाल लिए गए थे? पहली बार मैक्सिमम बाल तो इसे डोनर एरिया से लिए थे, साइड से, और कुछ दाढ़ी से भी लिए गए थे। उस हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपको कोई ऐसी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हो या कोई तकलीफ हुई हो? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई तकलीफ होती है। शून्य कर दिया था? हाँ, शून्य कर दिया गया था। और थोड़ा सा तो हम अगर वैक्सीनेशन भी कराते हैं तो थोड़ा सा तो सुई लगती है, लेकिन जो शून्य कर दिया गया था उससे बिल्कुल भी पता नहीं लगता था। और अगर बीच में ऐसा कुछ होता भी था तो फिर उसको शून्य कर देते थे। तो कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत ना उस समय हुई और न यहाँ से जाने के बाद भी। बढ़िया मेडिसिन ले रहे थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चेहरे पे स्वेलिंग आ गई हो, चेहरा फूल गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा सुनने में, देखने में कोई तकलीफ हो गई हो आपको? नथिंग, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ सुनने में, देखने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परमानेंट हेडेक नहीं हुआ? कोई नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में भी आपको कोई तकलीफ नहीं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। तो पहली बार ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपके कितने समय बाद बाल आ गए थे? करीब 2-3 महीने बाद ग्रो होना शुरू हो गया। बीच में कुछ बाल रुक गए थे, कुछ चले गए थे, लेकिन बाद में वो ग्रो होना शुरू हो गए थे। तो पहले आगे के एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया? हाँ, पहले ये सामने का फ्रंट का जो था जितना उसको किया, इसमें किया था। फिर दूसरा ट्रांसप्लांट कब हुआ आपका? दूसरा फिर उसके 2-3 महीने 4 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद ये आपने करा लिया क्योंकि आपका पीछे का एरिया ये इसके बाद वाला खाली था, वो हमने करा लिया। तो उसके लिए आपको एकदम से मन में विश्वास हो गया था कि डॉक्टर गर्ग? करेक्ट। पहली बार कराने से बहुत विश्वास हो गया था, सारे वहम दूर हो गए थे, दर्द होने का, बीमारी होने का, या और डॉक्टर गर्ग पर जो विश्वास जमा वो उसके कारण से फिर तो कोई अगली सिटिंग नहीं। फिर सेकंड सिटिंग में आपके कहाँ से बाल लिए गए थे? दाढ़ी के अलावा चेस्ट से भी लिए गए थे। दाढ़ी के बाद से। तो अभी चेस्ट से लेने में तो कोई तकलीफ कोई ज्यादा नहीं हुई थी? नहीं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं। ऐसे कोई तकलीफ। तो ये बाल आपके जो आज हैं ये सारे के सारे उसी से पूरे ट्रांसप्लांट से हैं। तो क्या आप उन लोगों के लिए कुछ कहेंगे जिनके सर पर बिल्कुल बाल नहीं है लेकिन उनका मन खराब रहता है, अच्छा नहीं लगता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि जिन लोगों के सर पर बाल नहीं है और थोड़ा अच्छा फील करना चाहते हैं, बाल रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साइकोलॉजी हो जाती है कि मेरे बाल नहीं है या उम्र हो गई है या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो उनको जरूर कराना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब बाल से पूरा गेटअप आ जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, आदमी की एज भी उतनी नहीं दिखती है और बड़ी फिटनेस दिखती है। आज मुझे सभी लोग कहते हैं कि आपका इस एज में तंदुरुस्ती का क्या राज है, तो वो पहला गेटअप उसका बालों से ही आता है। तो यदि कोई ये कराना चाहते हैं, अच्छे से अपने को दिखाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं और एनर्जेटिक और अच्छा रहना चाहते हैं, तो उनको जरूर कराना चाहिए। इसमें कोई वहम की या डर की कोई बात नहीं है। ठीक है उमाशंकर जी, धन्यवाद। ये हमने जो जानकारी आपको उन लोगों को के लिए दी है ये जिनको हेयर ट्रांसप्लांट को लेके भ्रांतियां हैं, डर है। हेयर का जीवन में कोई रोल नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कई यंग बच्चे, कई लोग बाल न होने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। तो उन सब लोगों को मेरा ये मैसेज है कि बाल जीवन में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाल के कारण यदि आपका मन खराब हो रहा है, आपको डिप्रेस फील होता है, लो फील होता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा उसका आंसर है। और जैसे उमाशंकर जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि ये एक सेफ प्रोसीजर है। अतः आपने सुना इनके बारे में कि ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ भटके और हमारे पास आए, हमने प्लान किया और इनका सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट हुआ।
इनका काफ़ी अच्छा कॉपरेशन रहा। अतः चेस्ट से बालों की जड़ों को निकाल करके सिर पे लगाया जा सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल है, इसके लिए काफ़ी सारी केयर की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड सर्जन इसको लगाता है तो परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। थैंक यू, नमस्कार।